प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर शिवहर्ष सिंह और आज मैं आपके समक्ष थ्योरीज ऑफ ह्यूमन राइट्स पर एक ऑडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। मानवाधिकारों के विभिन्न सिद्धांत। आपको मैंने इंट्रोडक्टरी ऑडियो में ये बताया था कि थ्योरी जस्टिफिकेटरी होती है। थ्योरी का काम है औचित्य सिद्ध करना, जस्टिफिकेशन देना। तो मानवाधिकारों का कोई भी सिद्धांत मानवाधिकारों के औचित्य को सिद्ध करता है। सर्वप्रथम जो डिफरेंट ग्राउंड्स या आधार बताए गए हैं जस्टिफिकेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के, उनमें से सबसे प्रथम आधार है नेचुरल लॉ का, प्राकृतिक विधि का। यह आधार बताता है कि मानवाधिकार प्राकृतिक विधि से निस्सरित हुए हैं, अर्थात प्राकृतिक विधि से नेचुरल राइट्स निस्सरित हुए हैं और जितने नेचुरल राइट्स हैं वो सब मानवाधिकार हैं। और मानवाधिकारों का यह ग्राउंड सबसे पुराना ग्राउंड है। मानवाधिकारों को जस्टिफाई करने का, मानवाधिकारों के औचित्य को सिद्ध करने का सबसे पुराना आधार है प्राकृतिक विधि का आधार। प्राकृतिक विधि से प्राकृतिक आधार निस्सरित हुए हैं, अर्थात नेचुरल राइट्स हैव कम आउट ऑफ नेचुरल लॉ। और यह नेचुरल लॉ की ट्रेडिशन, परंपरा प्लेटो के समय से, प्लेटो से सर्वप्रथम निस्सरित हुई। प्लेटो ने नेचुरल लॉ की बात करी है, उसके बाद अरस्तु ने नेचुरल लॉ की बात करी है। तत्पश्चात रोमन थिंकर्स सिसरो और सेनेका ने नेचुरल लॉ की बात करी है। इसके पश्चात मध्य युग में सेंट थॉमस एक्विनास ने नेचुरल लॉ की बात करी है। और तत्पश्चात आधुनिक समय में जितने कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट थिंकर्स हैं, जो संविदावादी विचारक हैं, हाब्स लॉक, रूसो, उन सब ने नेचुरल लॉ की बात करी है। तो सबसे पुराना और सबसे प्राचीन ग्राउंड, जो आधार है जस्टिफिकेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का, वह नेचुरल लॉ का आधार है। और यह आधार बताता है कि प्राकृतिक विधि से प्राकृतिक आधार निस्सरित हुए हैं। जो दूसरा आधार है वह है रिलीजियस ग्राउंड, अर्थात धार्मिक आधार। सभी देशों में लगभग यह माना जाता है कि मनुष्य एक नैतिक प्राणी है और सभी धर्मों में यह बताया गया है कि किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए, दाऊ शैल्ट नॉट किल। इस तरह की बात क्रिश्चियन धर्म में भी कही गई है कि आपको किसी को मारना नहीं चाहिए। हमारे ख्याल से इसमें राइट टू लाइफ छिपा हुआ है। इसी प्रकार से तमाम धर्मों में समानता की बात कही गई है। जैसा कि उपनिषद का एक श्लोक है, ईशोपनिषद का प्रथम श्लोक है, या ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृधा कस्य स्वित धनम। हर चीज का त्याग पूर्वक उपभोग करना चाहिए। तो लेकिन उपभोग का आधार दिया गया है, अर्थात राइट टू कंज्यूम द थिंग्स। ये एक बेसिक आधार है, अधिकार है कि मनुष्य को भोजन चाहिए। राइट टू फूड की बात हमारे ख्याल से यहाँ पर छिपी हुई है। इसके अतिरिक्त समानता के अधिकार की बात भी कही गई है। एक भारतवर्ष का जो उपनिषद की परंपरा है भारतवर्ष की, जिसमें कि ये कहा गया है, आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडितः, मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडितः। दूसरे के घर की स्त्रियों को माँ के समान, दूसरे के धन को मिट्टी के समान और अन्य प्राणी को स्वयं के समान समझना चाहिए। यहाँ पर इक्वलिटी का अधिकार छिपा हुआ है, राइट टू इक्वलिटी छिपा हुआ है। अदर्स आर आल्सो सेम, क्रिश्चियन ट्रेडिशन में भी ये कहा गया है कि दूसरे भी हमारे समान ही हैं। तो यहाँ इक्वलिटी का अधिकार छिपा हुआ है, जो कि सबसे बड़ा मानवाधिकार है मैं कहूँगा, क्योंकि राइट टू लिबर्टी भी उसी पर निर्भर करता है। और इसके अतिरिक्त हमारे उपनिषदों में धनात् धर्मम की बात कही गई है। राइट टू प्रॉपर्टी इसमें छिपा हुआ है। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति
धनात् धर्मम ततो ततो सुखम, अर्थात धन से धर्म जुड़ा हुआ है। अगर आपके पास कुछ संपत्ति है, कुछ धन है अपने जीवन यापन के लिए, बच्चों के भरण पोषण के लिए और स्वयं के भरण पोषण के लिए, तभी आप धार्मिक जीवन जी सकते हैं। तो ये धार्मिक आधार जो मानवाधिकारों का है, ये दूसरा सबसे पुराना आधार है, क्योंकि धार्मिक आधार पर जब मानवाधिकारों को जस्टिफाई करते हैं तो इसमें हमें यह मिलता है कि दूसरे भी हमारे समान हैं, दूसरे को मारना नहीं चाहिए, दाउ शैल्ट नॉट किल, अर्थात आपको किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए, इसमें राइट टू लाइफ छिपा हुआ है। आत्मसर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडितः, जो दूसरों को अपने समान समझता है वही पंडित है, बाकी सब मूर्ख हैं। यहाँ पर समानता का अधिकार छिपा हुआ है। धनात् धर्मम की बात कही गई है कि जब आपके पास थोड़ा बहुत धन है जीवन यापन के लिए, तभी आप धार्मिक जीवन जी सकते हैं। तो राइट टू प्रॉपर्टी यहाँ पर छिपा हुआ है। इस प्रकार से आप देखते हैं कि ये भी कहा गया है बुभुक्षितम किम न करोति पापम, जो मरभूखा व्यक्ति है वह कौन सा पाप नहीं कर सकता, अर्थात हर तरह का पाप कर सकता है। तो जब आपके पास धन है तभी आप धार्मिक जीवन जी सकते हैं। धन का तात्पर्य यहाँ पर जीवन यापन के लिए मिनिमम संपत्ति से है, कम से कम संपत्ति से है। जो तीसरा आधार ग्राउंड है जस्टिफिकेशन का ह्यूमन राइट्स के, वह है ह्यूमन एजेंसी, अर्थात जैसा कि हमने आपको बताया कि ह्यूमन राइट्स आर दोज राइट्स विच आर अवेलेबल टू अस बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स। मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो कि हमें इसलिए उपलब्ध हैं कि हम मानव हैं, वो हमारे मानव होने के स्टेटस में अंतर्निहित है। तो मनुष्य है और मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है, वह जीवात्मा है, उसको लिबर्टी चाहिए। प्रकृति ने उसको बनाया है इस तरीके से कि उसको राइट टू स्पीच चाहिए, क्योंकि उसमें बोलने की क्षमता है, अभिव्यक्ति की क्षमता है। तो इस तरीके से आप देखते हैं मनुष्य खाता है, मनुष्य को कुछ न कुछ संपत्ति चाहिए, राइट टू प्रॉपर्टी इसमें छिपा हुआ है। तो जो दूसरा आधार है वो ह्यूमन एजेंसी का है कि ह्यूमन एजेंसी को, अर्थात मनुष्य को ईश्वर ने, प्रकृति ने कुछ ऐसा बनाया है कि उसमें कुछ अधिकार अंतर्निहित हैं, बिना उसके वह अपना जीवन मनुष्यवत जी ही नहीं सकता। अगर मनुष्य को मनुष्य के रूप में जैसा कि वह है, प्रकृति ने उसको बोलने की क्षमता दी है तो उसको राइट टू स्पीच चाहिए। प्रकृति ने उसको ऐसा बनाया है कि उसको भूख लगती है, भोजन चाहिए, तो उसको कुछ न कुछ प्रॉपर्टी चाहिए, संपत्ति चाहिए। और मनुष्य बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन के लिए सक्षम है तो उसको अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कुछ न कुछ धन चाहिए, राइट टू प्रॉपर्टी यहाँ पर छिपा हुआ है। तो मनुष्य को प्रकृति ने, ईश्वर ने जैसा बनाया है, उसके अंदर उसकी संरचना जैसी है, उसके अंदर ही कुछ अधिकार अंतर्निहित है कि ये अधिकार नहीं होंगे तो वह मनुष्य रह नहीं जाएगा और मनुष्य के रूप में जी नहीं सकेगा, मनुष्यवत जीवन यापन नहीं कर सकेगा। और जो इसके अतिरिक्त अन्य आधार है, जो कि चौथा महत्वपूर्ण आधार है, वह है पॉलिटिकल कंसेंसस, राजनीतिक सहमति या राजनीतिक मतैक्य। पूरे विश्व में यह मतैक्य है, यह कंसेंसस है आधुनिक समय में कि ह्यूमन बीइंग को, मनुष्य को कुछ ऐसे अधिकार चाहिए जिनसे वह राज्य की जो आर्बिट्ररी पावर है, राज्य की सत्ता है, राज्य की मनमानी शक्ति है, उसके विरुद्ध स्वयं की रक्षा कर सके और अपने हितों की पूर्ति कर सके और एक मानवीय जीवन जी सके। तो ये जो पुराने 4 ग्राउंड हैं ह्यूमन राइट्स के जस्टिफिकेशन के, वो मैं फिर एक बार आपको गिना दूं। वो पहला ग्राउंड है नेचुरल लॉ का, नेचुरल लॉ से नेचुरल राइट्स निकले हैं, सारे नेचुरल राइट्स ह्यूमन राइट्स हैं। और दूसरा ग्राउंड है रिलीजन का, धर्म का, जो हमारे सारे धर्मों में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लाइफ की बात कही गई है, संपत्ति की भी बात छिपी हुई है। और जो तीसरा आधार है वो ह्यूमन एजेंसी का है कि प्रकृति ने, ह्यूमन बीइंग को ईश्वर ने जिस तरीके से बनाया है, उसकी आंतरिक संरचना में ही कुछ ऐसी चीज़ें अंतर्निहित हैं जो उसे मिलनी चाहिए। यही है मानवाधिकार, तभी वह मनुष्यवत जी सकेगा। और जो अंतिम आधार है वो पॉलिटिकल कंसेंसस का है, जो ये अंतिम ग्राउंड है सबसे पुराना मानवाधिकारों को जस्टिफाई करने का, कि राजनीतिक
दुनिया में, पूरे विश्व में पॉलिटिकल कंसेंसस है, राजनीतिक मतैक्य है कि सभी मानवों को कुछ ऐसे अधिकार मिलने चाहिए जिनसे वे मनुष्यवत जीवन जी सकें, अपना विकास कर सकें, अपना टेलोस या पर्पज ऑफ लाइफ पूरा कर सकें, प्राप्त कर सकें, और साथ ही साथ वे राज्य के जो सत्ता है, राज्य की जो आर्बिट्ररी पावर है, स्वैच्छिक शक्ति है, मनमानी शक्ति है, उससे अपनी रक्षा भी कर सकें। तो इस प्रकार से ये पुराने 4 ग्राउंड है मानवाधिकारों के जस्टिफिकेशन के। अब इसके पश्चात यह ध्यान देने योग्य है कि जो अधिकार राज्य के अस्तित्व मात्र से स्वतः हमें प्राप्त होते हैं, या कह लीजिए कि वे लाभ जो राज्य के अस्तित्व मात्र से स्वतः निस्सरित होते हैं, हमें मांगना नहीं पड़ता, हमें राज्य की सत्ता को सीमित नहीं करना पड़ता, जो राज्य के अस्तित्व से स्वतः व्यक्तियों को, व्यक्ति समूहों को मिलते रहते हैं, जैसे बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा, ये राज्य के अस्तित्व मात्र से कुछ न कुछ हमें मिलती रहती है, इस तरह की सुरक्षा। तो यह बताना है कि वे लाभ जो व्यक्तियों को राज्य के अस्तित्व मात्र से स्वतः प्राप्त होते रहते हैं, वे अधिकार नहीं कहे जाते, वे अधिकार नहीं हैं। अधिकार तब अस्तित्व में आते हैं जब या तो राज्य की सत्ता को सीमित किया जाए, या फिर व्यक्ति या व्यक्ति समूह राज्य से मांग करें कि राज्य कुछ सकारात्मक कदम उठाए, सकारात्मक भूमिका अदा करे मानव कल्याण के लिए। इन 2 प्रकारों से ही अधिकारों का प्रादुर्भाव होता है, अधिकार अस्तित्व में आते हैं। फिर से मैं अगर पुनरावृत्ति करूं तो अधिकार तब उत्पन्न होते हैं जब नंबर 1 राज्य की सत्ता को सीमित किया जाता है। यहाँ से हमें निषेधात्मक या नकारात्मक अधिकार मिलते हैं जिन्हें नेगेटिव राइट्स कहते हैं। और जब व्यक्ति या व्यक्ति समूह राज्य से मांग करते हैं कि वह कुछ सकारात्मक भूमिका अदा करे मनुष्य के जीवन को सुधारने के लिए, मानव कल्याण के लिए, नागरिकों के कल्याण और विकास के लिए, तो यहाँ से हमें पॉजिटिव राइट्स मिलते हैं। तो ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि अधिकारों की उत्पत्ति तब होती है नंबर 1 जब राज्य की सत्ता को सीमित किया जाता है, और नंबर 2 जब राज्य से मांग की जाती है व्यक्ति और व्यक्ति समूहों द्वारा कि राज्य कुछ सकारात्मक कदम उठाए मानव कल्याण हेतु, तो हमें पॉजिटिव राइट्स है, सकारात्मक अधिकार मिलते हैं। अब इसके आगे जहाँ तक अधिकार हमें राज्य की मनमानी शक्ति या राज्य की स्वैच्छिक शक्ति से रक्षा के लिए जरूरी है, तो इस प्रकार के अधिकारों पर बड़ा मतैक्य है कि ऐसे अधिकार व्यक्ति के पास होने चाहिए। लेकिन व्यक्ति अपने हितों की रक्षा के लिए, सेल्फ इंटरेस्ट्स को सेफगार्ड करने के लिए भी अधिकार चाहता है। तो जब अधिकारों की उत्पत्ति इस तरह से होती है कि व्यक्ति अपने सेल्फ इंटरेस्ट्स को स्व अधिकारों की रक्षा के लिए अधिकारों की मांग करता है, तो इस प्रकार के अधिकारों को विभिन्न थ्योरीज के द्वारा, तमाम तरह के सिद्धांतों के द्वारा इसको जस्टिफाई किया गया है। और हम 5 सिद्धांतों की बात करेंगे। देयर आर 5 theories which are used to justify human rights in modern times। या आप ऐसे कह सकते हैं 5 ऐसे सिद्धांत हैं जो मानवाधिकारों को किसी न किसी रूप में बताते हैं कि वे हमें मिलने चाहिए।
सबसे पहला सिद्धांत है लिबरल थ्योरी, उदारवादी सिद्धांत। उदारवादी सिद्धांत के सबसे प्रमुख प्रतिपादक ब्रिटिश फिलोसोफर जॉन लॉक हैं, 1632 से 1704। उन्होंने यह बताया है कि स्टेट ऑफ नेचर से निकलकर, प्राकृतिक अवस्था से निकलकर व्यक्तियों ने एक न्यास के रूप में, एक ट्रस्ट के रूप में राज्य की रचना की है और राज्य को लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, जान, माल और आज़ादी अर्थात जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्थापित किया है। एक न्यास की तरह राज्य को बनाया है। राज्य का निर्माण एक ट्रस्ट की तरह, एक न्यास की तरह व्यक्तियों ने लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया है। यह जो जॉन लॉक का ह्यूमन राइट्स का या राइट्स का सिद्धांत है, वह प्राकृतिक विधि पर ही आधारित है और मानते हैं कि प्राकृतिक विधि से प्राकृतिक अधिकार निस्सरित हुए हैं। कालांतर में यूएस रिवॉल्यूशन या यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776 और इसके पश्चात फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन 1789, यहाँ पर भी नेचुरल लॉ ट्रेडिशन की ही बात कही गई है, नेचुरल राइट्स की ही बात कही गई है। जैसे कि यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में हमने आपको पहले भी बताया है, कहा गया है कि men are created equal and they are endowed by their creator with certain inalienable rights which include right to life, right to property and right to pursue happiness। इस तरह की बात कही गई है। इसी तरीके से फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन में कहा गया है कि men are born and remain free and equal in their rights। तो यहाँ पर जो लॉक की, नेचुरल लॉ की ये जो पुरानी परंपरा है, जिसको मैंने अभी शुरू में बताया, प्लेटो से प्रारंभ होती है और कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट थिंकर तक आती है कि ह्यूमन राइट्स को नेचुरल लॉ के आधार पर जस्टिफाई किया गया है, नेचुरल लॉ से नेचुरल राइट्स निकलते हैं। उसी तरह की बात लॉक ने कही है कि स्टेट ऑफ नेचर में व्यक्ति के पास 3 अधिकार थे। ये प्राकृतिक अधिकार हैं, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी, अर्थात जान, माल और आज़ादी या जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। व्यक्ति ने मानवाधिकारों, इन्हीं प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक न्यास के रूप में, ट्रस्ट के रूप में राज्य का निर्माण किया। जब तक राज्य या सरकार इन अधिकारों अर्थात लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करने में सक्षम रहते हैं, तभी तक व्यक्ति राज्य या सरकार को बर्दाश्त करते हैं। अन्यथा लॉक ने लोगों को विद्रोह का अधिकार भी दिया है कि जब राज्य या सरकार लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी की रक्षा करने में सक्षम न हो तो व्यक्ति राज्य को विघटित कर सकते हैं, शासन को विघटित कर सकते हैं। समाज तब भी बना रहेगा और फिर उसके स्थान पर दूसरी सरकार स्थापित करते हैं। जो दूसरा अधिकारों का सिद्धांत है, दैट इज लिबर्टेरियन थ्योरी ऑफ राइट्स या अधिकारों का इच्छा स्वातंत्र्यवादी सिद्धांत, जिसके प्रमुख प्रतिपादक रॉबर्ट नॉजिक हैं। रॉबर्ट नॉजिक का जो जीवन काल है वह 1938 से 2000 तक है। 2000 में उनकी मृत्यु हुई थी। लिबर्टेरियन थ्योरी ऑफ राइट्स भी प्राकृतिक अधिकारों को और अधिक महत्व देती है, लेकिन लिबर्टेरियन थ्योरी ऑफ जस्टिस लिबरल थ्योरी से इस मामले में भिन्न है कि वह व्यक्ति को अति स्वतंत्रता देना चाहती है और ख़ास करके वह एक अलग तरह के राज्य की बात करती है। वह नाइट वॉचमैन स्टेट की बात करती है या पहरेदार राज्य की बात करती है, या कहें कि वह इस तरह के राज्य की बात करती है जैसे राज्य कोई प्राइवेट एजेंसी हो, नाइट वॉचमैन हो राज्य एक,
रात्रि का पहरेदार हो, जो कि व्यक्ति की संपत्ति की रक्षा के लिए बनाया गया है। तो लिबर्टेरियन थ्योरी ऑफ राइट्स जो है वह संपत्ति के अधिकार को बहुत महत्व देती है, और उसका क्रक्स यही है, उसका निचोड़ यही है कि वह राज्य को एक नाइट वॉचमैन मानती है, रात्रि का पहरेदार मानती है, या एक कोई प्राइवेट एजेंसी मानती है जो कि व्यक्तियों की संपत्ति की रक्षा के लिए निर्मित किया गया है। तो राइट टू प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा महत्व देती है लिबर्टेरियन थ्योरी ऑफ राइट्स। इसके बाद जो थर्ड थ्योरी ऑफ राइट्स है वह है मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ राइट्स, जिसके प्रमुख प्रतिपादक कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 और व्लादिमीर इलियानोव लेनिन वीआई लेनिन 1870 से 1924 हैं। मार्क्सिस्ट थ्योरी के अनुसार राज्य या समाज द्वारा जो अधिकार दिए जाते हैं वे राज्य के डोमिनेंट क्लास अर्थात प्रभुत्वशाली वर्ग के अधिकार हैं या संपत्तिशाली वर्ग के अधिकार हैं। मार्क्सिस्ट थ्योरी के अनुसार राज्य सदैव प्रभुत्वशाली लोगों के अधीन होता है, और प्रभुत्वशाली लोग वही होते हैं जो संपत्तिशाली लोग होते हैं, अर्थात जिन लोगों के पास संपत्ति होती है, जो कैपिटलिस्ट होते हैं, जो जमींदार होते हैं, जो संपत्ति पर अपना अधिकार रखते हैं, जिनके अधीन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, उन्हीं के अधीन राज्य होता है, उन्हीं के नियंत्रण में राज्य होता है। स्टेट इज ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय द प्रॉस्परस क्लास, द क्लास होल्डिंग द प्रॉपर्टी, जो हैव्स होते हैं, जिनके पास संपत्ति होती है। राज्य सदैव उन्हीं के अधीन होता है और उन्हीं के नियंत्रण में होता है। तो राज्य और समाज द्वारा जो भी अधिकार प्रदान किए जाते हैं वे संपत्तिशाली वर्ग के अधिकार हैं, वही प्रभुत्वशाली वर्ग है उसके अधिकार होते हैं। कॉमन मैन या वर्कर्स के अधिकार नहीं होते, वे केवल धनी वर्ग के रिच क्लास के अधिकार होते हैं, जो कॉमन मैन की कीमत पर उन्हें प्रदान किए जाते हैं। तो मार्क्सिस्ट थ्योरी के अनुसार जब कैपिटलिस्ट स्टेट का इस प्रकार के राज्य का जो धनी वर्ग के नियंत्रण में है उसको एक खूनी क्रांति के द्वारा विघटित किया जाता है, और उसके स्थान पर जब समाजवादी राज्य की स्थापना की जाती है और उत्पादन तथा वितरण के साधनों का समाजीकरण किया जाता है या राष्ट्रीयकरण किया जाता है, नेशनलाइजेशन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, तब वर्किंग क्लास को अधिकार प्राप्त होते हैं, कॉमन मैन को अधिकार प्राप्त होते हैं। इसके बाद जो चौथा सिद्धांत है मानवाधिकारों का वह है कम्युनिटेरियन थ्योरी ऑफ राइट्स, अर्थात अधिकारों का समुदायवादी सिद्धांत। समुदायवादी सिद्धांत की जो मुख्य बात है वह यह है कि समुदायवादी सिद्धांत कम्युनिटी को, समुदाय को, समाज को अधिक महत्व देता है, व्यक्ति को नंबर 2 पर रखता है, और यह कहता है या समुदायवादी सिद्धांत सिचुएटेड सेल्फ की बात करता है कि हर व्यक्ति किसी न किसी समाज में स्थित होता है और उसका जीवन उस समुदाय से, समाज से निर्धारित होता है। वह व्यक्तियों के अधिकारों की बात नहीं करता समुदायवादी सिद्धांत। कम्युनिटेरियन थ्योरी कम्युनिटी के अधिकारों की बात करती है और समुदाय के अधिकारों की बात करती है, समूहों के अधिकारों की बात करती है, जिनसे अंततोगत व्यक्ति लाभान्वित होते हैं। जो अधिकारों का अंतिम और 5वां सिद्धांत है वह है फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ राइट्स, अर्थात अधिकारों का नारीवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक 2 महिला विचारक हैं। जो पहली हैं वो है, जिनका सबसे ज़्यादा बड़ा नाम है वो है शुलैमिथ फायरस्टोन, जो 1945 में पैदा हुई थी और अब भी वे काम कर रही हैं। और दूसरी जो महिला हैं जो प्रमुख हैं फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ राइट्स के प्रतिपादन में, जिनका प्रमुख नाम है वो है शीला रोबॉथम। ये 1943 में पैदा हुई थी और अब भी काम कर रही हैं। इन दोनों लोगों का मत है कि वर्तमान समाज और इसके पूर्व के समाज सब पेट्रियार्कल रहे हैं, पितृसत्तात्मक रहे हैं, अर्थात
युग युग से आज तक समाज और राज्य दोनों मेल डोमिनेटेड हैं, पेट्रियार्कल हैं, पितृसत्तात्मक हैं और महिलाओं को हर समय अधीनस्थता की अवस्था में रखा गया है। वीमेन हैव ऑलवेज बीन dominated by men. They have been subordinated to male power. तो इन नारीवादी विचारकों का मत है कि जब तक समाज की पुनर्संरचना इस तरह से नहीं की जाती जिसमें कि पैट्रियार्की का अंत हो, पितृसत्ता का अंत हो और महिलाओं की जो स्थिति है वह सबऑर्डिनेट न रहे, वह पुरुषों के समान हो जाए, तभी जब इस समाज की और उसके बाद राज्य की, क्योंकि राज्य समाज का पार्ट है, उसकी पुनर्संरचना इस ढंग से होगी कि पेट्रियार्की का समापन कर दिया जाएगा और महिलाओं को पुरुषों के समान स्तर प्राप्त होगा, तब नारियों को अधिकार प्राप्त होंगे। तो विद्यार्थियों, ये संक्षेप में थ्योरीज ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं जिनको कि आप सुने इस ऑडियो में और इनका मनन करें और इनसे लाभान्वित हों। धन्यवाद।